देखिए भाई, इसमें जो आपको करा रहता है, ठीक है, जो चीज़ इसमें करा देते हैं वो सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट आपको करा रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा निष्कर्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सोडियम निष्कर्ष बोलते हैं। इसके बारे में कल आपको हमने बताया था कुछ, कि जो सोडियम निष्कर्ष होता है वो होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, जो सोडियम निष्कर्ष है उसके बनाए जाने का मेन कारण ये होता है कि हमें कंपाउंड क्या होता है, हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, जो कंपाउंड होता है हमारे पास वो क्या होता है, कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अब हम करते क्या हैं, उसको सॉल्यूशन के साथ घोल लिया जाता है और उसके बाद हम ये क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में, उस सोडा निष्कर्ष में गुण सारे के सारे सेम वही होते हैं जो उस कंपाउंड के होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद उस कंपाउंड को लेकर और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। अब मेन बनाने का प्रोसेस हमने कल बता दिया था हालांकि, लेकिन हम एक बार फिर से स्लो में रिपोर्ट, ठीक है, आपका रिपीट कर दे रहे हैं। तो उसके लिए करते क्या है, एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जो छोटी वाली बताई थी आपको, इग्निशन ट्यूब लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जिस केमिकल की बात कर रहे हैं उस केमिकल को हम भरेंगे। उस केमिकल को भरने के बाद यही प्रोसेस है, अगर लिखने में आता है तब भी आपको यही लिखना होगा जो बोल रहे हैं। तो करते क्या है, एक इग्निशन ट्यूब ली हमने, उस इग्निशन ट्यूब में हमने क्या किया, कुछ पदार्थ भरा, वही केमिकल भरा। उसके बाद उसमें 2-3 सोडियम के पीस भरे। सोडियम के पीस भरने के लिए करते क्या है, उनको पहले शुष्क करते हैं। शुष्क करने का मतलब है किसी चिमटी उमटी की सहायता से केरोसिन से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाल के उसको फिल्टर पेपर पर रखेंगे, थोड़ा सा सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसके क्या करेंगे, 1-2 पीस डालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। और गर्म कब तक करेंगे, रेड हॉट तक गर्म करेंगे, यानी रक्त तप्त होने तक गर्म करेंगे। जब तक वो बिल्कुल रेड हॉट ना हो जाए तब तक गर्म करेंगे। कारण है कि जब रेड हॉट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सोडियम ने क्या कर दी है, क्रिया कर दी है। ठीक है, सोडियम जो आपका है वो क्रिया कर चुका है, सोडियम क्रिया कर चुका है। अब वो विस्फोट करने के लायक नहीं बचा है। अगर हम उसको रक्त तप्त नहीं करेंगे, रेड हॉट नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा, सोडियम आपका जिंदा रहेगा। सोडियम आपका क्या होगा, ठीक है, क्रियाशील अवस्था में रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी उसको पोर्सिलीन डिश में डालेंगे और पोर्सिलीन डिश में डालकर, ठीक है, अगर पोर्सिलीन डिश में डाल देंगे और पोर्सिलीन डिश में डालकर उसको तोड़ेंगे तो जो सोडियम है वो पानी के संपर्क में आएगा और उसको क्या मिलेगी, ऊष्मा या ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा। विस्फोट करने की संभावना रहेगी। एक अपना भी एग्जाम्पल आपको बताया था हमने कि घटना घटित हुई थी। अब क्या कर रहे हैं उसके आगे, यानी अगर हम बात करें तो उसमें हमने किया क्या है, अगर बात करें तो NaCNS, यानी जो आपका सोडियम का साइनाइड का सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को ही हम क्या कहेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट कह देते हैं। अब जब सोडा एक्सट्रैक्ट हमने बना लिया, अब सोडा एक्सट्रैक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं आगे के, कि जहाँ कहीं भी हमें परीक्षण करने हैं तो परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड की जगह या मेन कंपाउंड की जगह हम क्या करते हैं, केवल सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और रिएक्शन कराना शुरू करते हैं। जिस हिसाब से सोडियम एक्सट्रैक्ट अभिक्रिया देगा, हम कहेंगे कि बिल्कुल सेम वही तरह से कौन देगा, आपका मेन कंपाउंड भी अभिक्रिया देगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम तत्वों की पहचान करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में अगर बात करें तो तत्वों की जो पहचाने हैं, मुख्यतः तत्वों की पहचान उनके रंगों से होती है। यहाँ पर अब जैसे क्या किया, जैसे मान लीजिए हमने एक कोई केमिकल लिया, ठीक है, अब कोई एक लिक्विड लिया, चाहे पानी लिया चाहे कोई और लिया, उसमें क्या किया, केमिकल मिलाया हमने। केमिकल मिला के उसको थोड़ा सा सेक किया, हिला विला के देखा, कलर आया कोई, मान लीजिए हरा कलर आ गया तो हम कह देंगे कि ये कंपाउंड है। पीला कलर आ गया तो हम कह देंगे ये नहीं, ये वाला है। नीला कंपाउंड आ गया, नीला कलर आ गया तो हम कह देंगे ये कंपाउंड नहीं, ये वाला है। इसी तरह से उनके रंगों के आधार पर हम क्या करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं, यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का ये प्रोसेस है जो आपको बता रहे हैं, इसमें 2-3 सिद्धांत लगते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने में हम करेंगे क्या, मुख्यतः
ठीक है। यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने में आपके 2-3 सिस्टम लगेंगे कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, किस में हमें क्या मिलाना है, किस तरह से, तो क्या कलर प्राप्त होगा, किस तरह का रंग प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम ये चीज़ें देखेंगे। तो उसमें जब भी हम प्रैक्टिकल लिखते हैं तो 2-3 चीज़ें लिखते हैं। एक प्रैक्टिकल में लिखते हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। फिर अगला हिस्सा लिखते हैं प्रेक्षण, जिसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। 3 हिस्सों में मुख्यतः लिखा जाता है, या कहीं कहीं 4 हिस्से भी लिखे जाते हैं। एक आपका एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, फिर एक आपका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फिर एक आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे, फिर आपका एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो ये होता क्या है, इनको भी जान लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें ये क्या आता है, जैसे एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है, ये हमने परखनली ली, इसमें कुछ मिलाना है। हमने क्या किया, प्रयोग का मतलब है इसके अंदर ए कंपाउंड है, हमने दूसरी परखनली में कोई दूसरा प्रोडक्ट लिया और इसमें मिला दिया, मतलब ए को बी में मिलाया गया है या बी को ए में मिलाया गया है। ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। समझ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, जब हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, कलर चेंज हुआ है कि अब शेप बना है कि जो सॉल्यूशन था वो घुल गया है, क्या हुआ है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षण। हम देख रहे हैं कि उसमें क्या घटना घटी है, उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया इसमें ऐसा मिलाया था, ये हो गया, तो इसका मतलब है ये चीज़ रही होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप दूध लीजिए, एक में उसमें कोई पदार्थ मिलाइए, ठीक है, और आप निष्कर्ष देखें कि दूध फट गया है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, अंदाजे से यही तो निकालेंगे कि इसमें कोई खट्टा पदार्थ मिलाया गया है। तो अंदाज़ा यही तो होगा, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है कि हमने नींबू मिलाया है कि दही मिलाया है कि कुछ और मिलाया है। समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, ये पता है कि इसमें कोई अम्ल मिला दिया गया है, कोई खट्टा पदार्थ मिला दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हो गई है। तो ये 3, एक मिलाने वाला, एक ऑब्जर्वेशन और एक क्या घटा है, उसके बाद हम निष्कर्ष लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हुआ होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपको बताया 3 हिस्से थे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन था, देखना वेखना, फिर हमने एक अंदाज़ा लगाया था, निष्कर्ष निकाला था कि ये किया गया होगा। हमने अंदाज़ा लगा दिया कि भाई मान लो जो कुछ हुआ, हमने एक अंदाज़ा लगाया कि इसमें क्या होगा, अल्कोहल होगा। मान लीजिए हमने अंदाज़ा लगा दिया कि जो भी हमारा ये था, इसमें क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा। ये हमने निष्कर्ष निकाला है, मतलब 100% अभी श्योर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कंपाउंड है उसमें हम अल्कोहल का कोई परीक्षण कराएंगे। हम अल्कोहल का परीक्षण कराएंगे और देखेंगे हल करके कि भैया क्या ये उस परीक्षण को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कह देंगे कि इसमें क्या था, कन्फर्म अल्कोहल था। तो ये 3-4 हिस्से होते हैं, एक प्रयोग का होता है, एक्सपेरिमेंट का होता है, एक ऑब्जर्वेशन का होता है, एक निष्कर्ष का होता है, और फिर एक, जब निष्कर्ष हमने पहले वाले का निकाल लिया, फिर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जब कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे तब हम फाइनल रिजल्ट देंगे कि हमारा यही कंपाउंड इसमें एग्जिस्ट किया होगा या यही कंपाउंड रहा होगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का सिस्टम है। यहाँ भी इसी के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसमें करते हैं क्या, हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना सीख लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया हमने। अब जब सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ कंपाउंड बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमको चेक करना है कि भैया जो भी हमने कंपाउंड लिया है वो सल्फ़र वाला है कि नाइट्रोजन वाला है कि क्लोरीन वाला है कि ब्रोमीन वाला है कि कौन सा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो हमने सोडा एक्सट्रैक्ट मिलाया है उसमें हम कोई कंपाउंड मिलाएंगे। जैसे किसी में FeCl3 मिला दिया, किसी में NaOH मिला दिया, किसी में कुछ मिला दिया। उसके पश्चात कुछ रंग आएंगे, उसमें रंग के आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि भैया जो कंपाउंड इसमें था वो कौन सा था। इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है कि सल्फ़र की उपस्थिति है कि कार्बन की उपस्थिति है कि क्लोरीन की उपस्थिति है कि फ्लोरीन की उपस्थिति है। इस तरह का सिस्टम आपको करना है। तो क्या लिखा है, हेडिंग क्या पड़ी है, हेडिंग कोई पड़ी है, ठीक है। तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग डालिए, सोडियम संगलन की विधि। सोडियम संगलन की विधि।
वही निष्कर्ष तैयार करने की विधि समझ लीजिए। सोडियम संगलन, सोडियम को गलाना उसके साथ, केमिकल के साथ, ठीक है, जो भी हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड के साथ गलाना, सोडियम संगलन की विधि। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो हम आपको बोल चुके हैं कि क्या करना है, कि उसको लेना है, इग्निशन ट्यूब लेना है, इग्निशन ट्यूब में केमिकल मिलाना है, सोडियम के पीसेज डालने हैं, समझ रहे हैं, सोडियम के पीसेज डाल के रेड हॉट करना है। याद तो हो ही गया होगा जहाँ तक कि इसमें कुछ है ही नहीं। वे एक इग्निशन ट्यूब लेनी है, इग्निशन ट्यूब में हमको क्या करना है, थोड़ा सा कंपाउंड डालना है, केमिकल डालना है, कंपाउंड के बाद फिर क्या करना है उसमें वही, ठीक है, सोडियम के 1-2 पीसेज डालने हैं ड्राई करके, फिर उनको क्या करना है, 1 आधी बूंद अगर H2SO4 या कोई केमिकल डालना पड़ गया तो डाल देंगे। उसके बाद फिर उसको गर्म करना शुरू करेंगे रेड हॉट। पोर्सिलेन डिश लेंगे, पोर्सिलेन डिश में क्या होगा, ठीक है, पानी होगा, पानी में 1-2 बूंद H2SO4 की, 1 आधी बूंद NaOH की डाल देंगे, उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो रेड हॉट ट्यूब लाए हैं इग्निशन वाली, उसको क्या कर देंगे, उसमें पानी में छोड़ देंगे। तो जब हम पानी में छोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब है पानी में डालकर तोड़ दी जाएगी वो। जब पानी में डालेंगे तो रेड हॉट होगी, अपने आप टूट जाएगी। तो अगर वो अपने आप टूट गई तब तो अच्छी बात है, नहीं अपने आप टूटी तो तोड़ देंगे हम। लेकिन तोड़ने में समस्या है कि चेक कर लेना है हमको कि सोडियम हमारा जल गया है कि नहीं जला है। अगर सोडियम नहीं जला है तो समस्या में पड़ सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है एनर्जी ज़्यादा निकल जाएगी कि कम निकल जाएगी। कभी हो सकता है पटाखे लाते हैं, कभी कोई पटाखा होता है फुस से ही रह जाता है, कभी कोई पटाखा बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है। तो उसमें जो सोडियम बचा हुआ है वो पता नहीं कितना % का बचा हुआ है, कितना जलने से बचा हुआ है। अब वो क्या करेगा, खाली बस धुआं दे के ही काम चला देगा या वो तोड़ ताड़ देगा, नहीं विस्फोट कर देगा, ये पता नहीं। तो इसलिए हमको क्या करनी होती है, सेफ्टी करनी होती है। अब लैब में समस्याएं तो यही होती हैं कि अगर हम जानते नहीं हैं तो समस्या में पड़ जाएंगे हम। एक बार की बात ऐसे बताएं, जब हम इंटर में थे तब की बात है। एक लड़के ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया होगा। अब गलती से उसने सोडियम का एक्सपेरिमेंट, कोई सोडियम पकड़ लिया होगा किसी केमिकल में। अब उसके बाद सोडियम उस परखनली में डाला, अब उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगा। अब ऐसा नहीं होता कि मार आग लग जाए, बड़ा विस्फोट हो जाए, ऐसी घटना नहीं होती है। बस वही धुआं निकलने लगा कि सुलगने जैसा लगता है कि डर जाओगे एकदम। मतलब परखनली में कुछ डाला और मार एकदम धुआं जैसा निकलने लगा, सन 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 की आवाज़ आने लगी, तो डर तो लगेगा लैब में। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब उसने ये प्रोसेस डाला, ऐसे किया, अब जब वो ठीक है धुआं निकलने लगा तो डर गया होगा। तो सोचा पता नहीं क्या है, मैंने सोचा लाओ इसको जल्दी फेंक फाक के धुल डाल के ले आए। अब वो क्या गया, जब धुलने गया तो और तेज़ धुआं निकलने लगा। जब भाई परखनली धुलने जाओगे, पानी पड़ेगा तब तो और ज़्यादा तेज़ निकलेगा, वैसे भले बच जाए। अब तो अगर पानी डायरेक्ट डाल दिया तब तो विस्फोट हुए बिना छोड़ेगा नहीं वो, ठीक है। ये मान लो कि अगर पानी आपने उसमें यूज कर दिया तो विस्फोट होगा, जैसे चूना होता है वैसे भले धीरे धीरे छुआ तो काम चल जाए। चूना ज़्यादा मात्रा में ले लें और पानी डाल दें, और अगर कहीं गलती से बंद कर दिया उन्हें ढक्कन को तो विस्फोट होना तय है। मान लीजिए किसी आप नली में लीजिए चूना, उसमें पानी मिला दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए उसको, ये तो गैस निकलेगी तो है ही है। अब निकलेगी कैसे, जब निकलने का जगह नहीं दोगे तो क्या करेगा, तोड़ ताड़ के निकलेगा, तो वहाँ विस्फोट होना तय है। तो इसलिए कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है इस तरह की, लेकिन सोडियम है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सोडियम हमारा जल जाना चाहिए। रेड हॉट हो पाए ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आपको इंश्योर कर लेना है कि हमारा सोडियम पीस तो जिंदा नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है कि सोडियम आफत कर दे आगे जाके, बस इतना सा काम करना होता और कुछ नहीं। तो यही आपको लिखना है इसमें, समझ रहे हैं, जो आपको कहानी बोली है हमने वो यही कहानी इसमें लिखनी है। तो लिखिए, इसके लिए सोडियम धातु के 2-3 टुकड़ों को लेकर, इसके लिए सोडियम धातु के 2-3 टुकड़ों को लेकर शुष्क ज्वलन नली ब्रैकेट में लिख लीजिए इग्निशन ट्यूब, ज़्यादा आसान लगता है। शुष्क ज्वलन नली, ये हिंदी के नाम कुछ कठिन होते हैं। ठीक है, शुष्क ज्वलन नली, इसको शॉर्ट में इग्निशन ट्यूब बोलते हैं, IGNI। इग्निशन का मतलब है स्टार्ट करना, जैसे नहीं फ्यूल होता है चाबी लगाते हैं,
बाइक वाइक में चाबी लगाते हैं तो उस पर देखिएगा इग्निशन लिखा होता है। कभी जहाँ चाबी लगाते हैं लॉक ऑन ये सब लिखे होते हैं, वहाँ पे किसी किसी में हो सकता है देखिएगा तो इग्निशन लिखा होता है। इग्निशन का मतलब होता है ऑन करना, ठीक है। जो यानी जलाने वाली जो है, जो फ्यूल देगी, जलाने वाली जो नली है उसको इग्निशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इग्निशन का मतलब कोई खास नहीं है, IGNITION, इग्निशन ट्यूब। ये शब्द आसान पड़ता है, ये आपका थोड़ा सा कठिन पड़ता है कि शुष्क ज्वलन नली, क्योंकि जब केमिस्ट्री में जाते हैं तो धीरे धीरे शब्द अंग्रेजी वाले होते चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी में नाम इतने खतरनाक हो जाएंगे। जैसे दवाएं हैं, दवाओं में क्या है, खाली केमिकल ही तो होता है कि और कुछ होता है। आपने देखा होगा हेक्सामेथाडोसासोन, पता नहीं क्या क्या इस तरह के। अब उसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो पता नहीं कौन सा कंपाउंड जनरेट होगा, क्या उसको हिंदी में लिखें जाके। इसलिए क्या होता है, जब भी आप आगे चलते चले जाते हैं केमिस्ट्री में तो धीरे धीरे हिंदी काय में कन्वर्ट होती चली जाती है, इंग्लिश में कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक है। पढ़ लो भैया, चट्टा वट्टा ना मारो यहाँ, ठीक है। पढ़ लीजिए तो ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये सब काम बाहर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो समय निकल जाएगा कि वो दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी लड़ाई झगड़ा इन सब के लिए आपके पास खूब समय होगा, बाहर खूब करो जाके, ठीक है। क्या लिखा है, इग्निशन ट्यूब में डाल देते हैं 2-3 टुकड़ों को लेकर। इग्निशन ट्यूब क्या लिखी है लैंग्वेज जरा बोलनी है। सोडियम धातु के 2-3 टुकड़े शुष्क ज्वलन नली में डालकर गर्म किया जाता है। शुष्क ज्वलन नली में डालकर गर्म किया जाता है और इसे रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। और इसे रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है। फिर इसे पोर्सिलीन प्याली में भरे हुए, ये लिखा हुआ है, फिर इसे पोर्सिलीन प्याली में भरे हुए जल में डालकर तोड़ देते हैं। फिर इसे पोर्सिलीन प्याली में भरे हुए जल में डालकर तोड़ देते हैं। फिर प्राप्त विलयन को छानकर उनमें से N,S मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, Cl, Br तथा I, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन, N,S, Cl, Br तथा I का परीक्षण करने की विधि लेसेग्ने परीक्षण कहलाती है। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रोजन की उपस्थिति। कि नाइट्रोजन कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है। तो लिखिए, बोले 2 ml सोडियम निष्कर्ष 2 ml सोडियम निष्कर्ष में
2 ml सोडियम निष्कर्ष में ताजे बने 2 ml सोडियम निष्कर्ष में ताजे बने FeSO4 की 2-3 बूंदें FeSO4 की 2-3 बूंदें तथा FeSO4 की 2-3 बूंदें तथा क्षार की कुछ बूंदें मिलाकर गर्म करने पर FeOH के होल ट्वाइस का गर्म करने पर FeOH के होल ट्वाइस का गर्म करने पर FeOH के होल ट्वाइस का हरा अवक्षेप मिलता है। FeOH के होल ट्वाइस का हरा अवक्षेप मिलता है। इस अवक्षेप में कुछ बूंदें H2SO4 की मिलाने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन का रंग नीला हो जाता है तो इससे नाइट्रोजन के होने की पुष्टि होती है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, जो इस समय हम सिस्टम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ये अगर कहा जाए तो ये यूज़फुल तो बहुत है। चाहे आप यहाँ देखें लैब में तब भी यूज़फुल है, आगे जाओगे तब भी यूज़फुल है, नेक्स्ट ईयर आओगे तब भी यूज़फुल है, उसके आगे जाओगे तब भी यूज़फुल है। क्योंकि भैया सोडा एक्सट्रैक्ट यही सारी चीज़ें तो आगे सीखोगे। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं कहीं तक, तो नहीं पढ़ते हैं फिर तो कोई काम की नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री आगे लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई करेंगे अगर उसमें केमिस्ट्री है तो ये आपके काम की है, बहुत अच्छी चीज़। अब सिस्टम ये है, फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपके ना पूछा जाए ये सब, क्योंकि थोड़ा सा हाइयर है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा हाइयर से मतलब है थोड़ा सा अलग है, हो सकता है ये सब कराया भी ना हो। कराया ये आपका एक्सपेरिमेंट के दायरे में कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट के हिस्से में कराया जाता है। लेकिन हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि देखिए पास तो आप हो ही जाएंगे। कोई ऐसा है जिसको डाउट है? क्योंकि शायद हाफ ईयरली वाले में ही इतने नंबर मिल गए होंगे कि आप पास हो ही जाओगे। नंबर दिखा दिए कि नहीं दिखाए गए? नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है पेपर बहुत अच्छा आया था, पूरा का पूरा बताया हुआ आया था, तो आप पास हो ही जाएंगे। ठीक है, अभी भी आगे की भी बात है, तो इम्पॉर्टेंट जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक वो पढ़ाएंगे बता दीजिएगा मैं कहाँ तक पढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट फिर भी कुछ बता देंगे तो हो सकता है उसमें भी आ जाए। तो आपका फर्स्ट ईयर का फंसना तो है नहीं, काम तो आराम से चल जाएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं इस समय वो इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंटर नहीं, पूरा का पूरा। यानी कहने का मतलब है जो चीज़ें मेन हैं केमिस्ट्री का, जो मेन टॉपिक्स हैं, कि हमें एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पता होना चाहिए कि सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, हमें पहचान तत्वों की कैसे की जाती है, क्या तत्वों की पहचान है, कैसे किसका यूज होता है, क्या परीक्षणों में होता है, क्या एक्सपेरिमेंट्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, 1-2 दिन और लेंगे, फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक और आएगा, शायद उसको भी ना पढ़ाया हो उन्होंने, मूलानुपाती सूत्र यानी अणुसूत्र, अणुभार, ये सब निकालने के प्रोसेस, कि आप कैसे अणुभार अणुसूत्र चीज़ों के निकाल पाएंगे। आपसे ऐसा कुछ दे दिया गया होगा कि एक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 20% है, ठीक है, नहीं कराया होगा ना। सल्फर का परसेंट इतना है, हाइड्रोजन का परसेंट इतना है, यौगिक का सूत्र याद कीजिए।
ठीक है। इस तरह की चीज़ें यानी मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, अणुभार, ये सब निकालने का प्रोसेस है, नहीं कराया होगा, हमें पता है नहीं कराया होगा, लेकिन हम ये कराएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपके 2-4-5 दिन लेगा, लेकिन इससे ये हो जाएगा, आप एक अंदाज़ा लगाने लगेंगे, आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जान जाएंगे कि अणुसूत्र कैसे निकलते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलते हैं। कहीं भी आप कंपटीशन में बैठोगे, कहीं कुछ बैठोगे, वहाँ ये नहीं कोई पूछेगा आपसे कि आप यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं। ना ये पूछेगा कि आप बिरला से पढ़ के आए हो कि सेकेंड हार्ट आनंदी जैसे स्कूलों से पढ़ के आए हो। ठीक है, बस ये पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन आया है, आपके लिए है तो आपको भी हल करना है, उनके लिए है तो उनको भी हल करना है। इसीलिए हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। अब देखिए, बहुत ज़्यादा कोशिश तो सफल होती नहीं है खैर, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि हम आपको थोड़ा सा दूसरों से हायर लेवल पर ले जाएं, कि जब आप यहाँ से निकलो तो आपको कुछ आता हो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वेमिस्ट्री के बारे में, कि ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलो अब आप जानते ही नहीं हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, क्या सावधानी रखी जाती है, सोडा निष्कर्ष में क्यों बनाना पड़ता है। अब यही पूछ ले एक्सपेरिमेंट में, कई बार पूछा है यहाँ इंटर में कि सोडा निष्कर्ष बनाते हैं, काहे बनाते हैं। अब पढ़ाता तो है नहीं कोई, ना तो कोई पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। भाई सबको तो यही लगता है, क्योंकि जब आपके वहाँ भी नहीं पढ़ाया गया, हम भी यही सोचते हैं यार जो पढ़ाया गया आपके वहाँ वो पढ़ा दें, हमारा भी कोर्स ख़त्म हो जाए, झंझट फ्री हो जाए, कह रहे चलो आराम से सुकून में तो है। वैसे क्या है, अभी ये सब पढ़ा रहे, अभी महीने भर बाद पेपर आने लगेंगे तो हमको उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, तो ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है कि उसमें फिर ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, उसको भी पकड़ो। तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करना चाहता नहीं, सत्य ये है। इसीलिए वो क्या करता है, एडिशनल चीज़ें हटा के रखता है। और हमारा जो सबसे ज़्यादा समय जाता है वो इसी में तो जाता है। लिखाते कितनी देर है यार, सबसे ज़्यादा जो समय जाता है वो आपका काहे में जाता है, इसी में जाता है, बोलने और समझाने में। जबकि क्या है, दिक्कत भी है बोलने में, मना कर रखा है डॉक्टर ने, लेकिन वही है, हरकत से बाहर जाते नहीं अपनी। कि हम सोचते हैं कि भैया जितना आपको पता चल जाए, जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें पता हैं, आप सीख जाएं उनको, धीरे धीरे कभी ना कभी लाइफ में काम ही आएंगी अगर आप जुड़ोगे इन चीज़ों से। और उम्मीद है अगर आप यहाँ आए हो तो इसका मतलब है जुड़ने ही तो आए हो। ऐसा तो नहीं कोई आया है जो सोच रहा बस यहीं तक था, सेवा समाप्त इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद अपना फैमिली में रम जाएंगे। होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, लेकिन आप में से कोई नहीं है जहाँ तक, सब के सब एक सपने ही लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति आता है तो क्या आता है, एक सपना लेकर आता है कि यार हाँ थोड़ा सा कुछ अच्छा होगा लाइफ में, कहीं नौकरी वोकरी लगेगी, सेलेक्ट होंगे, तब कुछ देखा जाएगा। कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कुछ, ठीक है, कि बस कुछ नहीं, इंटर कर लो भैया। बहुत लोग इंटर कर ही इसीलिए होते हैं, और स्पेशली साइंस साइड से। एक साथ हमारे साथ एक लड़की थी, उसका नाम था कुछ रुचि नाम था। उससे एक बार प्रैक्टिकल हो रहा था, बीएससी की बात है, तो उससे ऐसे ही सर ने पूछ लिया, असल में करती वर्ती कुछ थी नहीं, ना एक्सपेरिमेंट करे ना कुछ करे हो, तो उससे ऐसे ही सर ने पूछ लिया एक बार, ठीक है, थोड़ा मजाकिया सर थे, उन्होंने ऐसे पूछ लिया, बिटिया तुम बीएससी कर का है रही हो। तो उसने भी बहुत जेन्युइन आंसर दिया, मतलब ऐसे लोग बना धना कर देते हैं, उसने जो रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट जेन्युइन आंसर दिया। उसने कहा सर सब कहते हैं घर में कि साइंस साइड से पढ़ लो, बीएससी कर लो तो बढ़िया शादी हो जाएगी, ठीक है, कम से कम घर बार अच्छा मिल जाएगा। उसने ये आंसर दिया। तो बहुत से लोग इसके लिए भी करते हैं, और बहुत से लोग आपने देखा होगा ट्रेंडिंग में भी है। ट्रेंडिंग से मतलब है शादी वादी के लिए, अगर कोई बड़े भाई बहन कुछ हों, अगर कोई रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं लड़की क्या कर रहे हैं, पूछते नहीं पूछते, लड़कों का कोई नहीं पूछता है, पूछा ही नहीं जाता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी चीज़ की है। लड़कियां क्या कर रही हैं इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा लोग, और हम तो ये चाहते हैं, ठीक है, कि आप क्या करिए, जो सिस्टम है ये देखिए, सरकारें नहीं बदल सकती हैं, जो सिस्टम है उनको सरकारें नहीं बदल सकती हैं, वो हम ही लोग बदल सकते हैं। जो दशा है समाज में उसके जिम्मेदार हम ही लोग तो हैं, अब हम ही लोग उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें ताकि सिस्टम थोड़ा सुधरे, कि जो एक थीम बनी हुई है ना महिलाओं के प्रति कि ये ऐसा है, अकेले नहीं ये कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी, काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो भी रहा है, तो ये करना भी चाहिए व्यक्ति को। और इसमें देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना कोई दूसरा कर सकता है, इसमें आप ही कर सकते हैं अपने आप कि अगर कोशिश करें। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अगर जिम्मेदारी की बात करें इसके आगे, ठीक है, फ़र्ज़ दोनों का बराबर का होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो काम धाम करने का पलड़ा इधर ज़्यादा भारी होता है, पता नहीं होता है,
वो अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे कहने का मतलब है इधर का पढ़ना थोड़ा कम भी रहेगा अगर, तब भी काम चलेगा, क्योंकि इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग नहीं बनेंगे आगे जाके। ठीक है, लड़कों में बनना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, नहीं वर्किंग बनोगे लेबर बनना पड़ेगा। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ के लिए, सत्य यही है कि आपको करना है ही है कुछ। और अगर ये इसलिए समझाते हैं ना कि जो बिगड़ाव होते हैं वो सबसे ज़्यादा लड़कों में होते हैं, लड़कियों में नहीं होते। और किस लिए नहीं होते हैं? क्योंकि समाज क्या करता है, समाज की ऐसी सिस्टम जनरेट है कि वो लड़कों की गलती को गलती की नज़र से देखता ही नहीं है। समस्या ये है कि लड़कों की जो गलती है उसको गलती की नज़र से देखा नहीं जाता है। लड़कियों की गलती को इतना बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी होगी गलती, इतना बड़ा बना दिया जाता है। अरे एक दिन पता चला कहीं कोई बाहर निकल जाए 8 बजे, मार हंगामा हो जाएगा, अरे ये लड़की 8 बजे तक बाहर रही, लड़का आया भी घर की नहीं आया कोई फ़र्क नहीं। यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं जिसमें क्या है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर सुधार की आवश्यकता है तो लड़कियों में नहीं आवश्यकता सुधार की, सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता लड़कों में है। क्यों? क्योंकि समस्या ये है जब भी हम कहते हैं तो हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं लड़कों पर। कोई घटना हो गई, अरे चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लड़कियों के लिए वो घटनाएं क्षम्य नहीं होती। अगर कोई घटना घट गई किसी भी तरह की, चाहे हल्की फुल्की हो, अगले दिन से स्कूल जाना बंद, ये बंद वो बंद। तो ये क्या है, ये सब खाली विकृत मानसिकताएं हैं और कुछ नहीं है। उसको देखिए, ना हम चेंज कर सकते हैं, ना ये समाज चेंज कर सकता है, ना सरकार चेंज कर सकती है। इसको खुद आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चेंज कर सकते हैं। केवल आप ही अगर परिवर्तन करेंगे तभी चेंज होगा, अन्यथा चेंज होने की कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए कहा जाता है। और एक आपको बताते हैं, एक हमारे सर थे वो हमसे कहा करते थे, वो हम आपसे भी बताते रहते हैं अक्सर, कि लड़कों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, लड़कियों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। बताया भी होगा आपको पहले कि अगर कर लिया अच्छा तो बेहतर है, बहुत प्लस पॉइंट है, नहीं कर पाई तब भी कहीं ना कहीं सेटल होना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हैं? सिंगल ऑप्शन नहीं है आपके पास, मजबूरी है, कुछ तो करोगे। ठीक है, नहीं करोगे, अगर मान लीजिए कहीं शादी ऐसी जगह हो गई जो लड़की जॉब कर रही नौकरी, फिर भी सुन सुन के पक जाओगे। यानी कहने का मतलब कुछ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं करोगे ढंग से, मजबूरी में करोगे, नहीं मजबूरी में करोगे हालात कराएंगे। कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कबाड़ वाड़ बीनोगे। कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, कहने का मतलब है कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना कुछ करे आपकी लाइफ नहीं चल सकती है। ठीक है, और वहीं सपोर्ट में अगर देखा जाए तो दूसरे की लाइफ चल जाएगी अगर कुछ भी नहीं करेगा व्यक्ति। मतलब आउटर की बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी कोई नहीं करता तब तो किसी की लाइफ नहीं चलती है। लेकिन अगर कुछ भी से मतलब है आउटर की चीज़ें, नौकरी या जॉब इस तरह का अगर कोई नहीं करेगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको तो कुछ ना कुछ करना है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियाँ आप पर होंगी। और ये इसलिए आपको बताया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा भटकाव बिगड़ाव भी लड़कों में ही होते हैं, कि उनको क्या है समझ में आता नहीं है। समझ में कब आता है? जब इंटर BSc सब कर लेंगे, जब समय हाथ से निकल जाएगा तब समझ में आएगा, अरे ये तो सब गया, अब करें तो क्या करें, अब खाली कुछ नहीं बचा है। आप 2, 4, 5 साल बाद जाकर बैलों की तरह मेहनत करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा है पढ़ रहे हैं, पिताजी पैसा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को जब आपकी अपनी फैमिली होगी, जब उसको चलाओगे तो किसी ना किसी तरह से मजबूरी में चलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर चलाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, मन होगा तब भी करोगे, नहीं होगा तब भी करोगे। और ऐसे समय पर आते आते सबके मन होने लगते हैं। मन ये होने लगते हैं कि आदमी सोचता है या अल्लाह थोड़ा और काम कर ले 1 घंटा तो थोड़ा और मिल जाएगा, तो थोड़ा सिस्टम जनरेट हो जाएगा कि आगे की फैमिलियाँ या जो कुछ है सब सही हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है फिर आप करने की कोशिश करोगे, अभी आप नहीं करोगे, लेकिन अगर वही उसका आधा समय अभी दे लोगे तो आगे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हैं कर रहे हैं मेहनत, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ना भी करें, अभी आपको हम पढ़ाने ना है, बंद कर दे कोचिंग, तो क्या हमारा खर्चा नहीं चलेगा? आराम से चलेगा यार। एक जगह तो सेटल है ही है, गवर्नमेंट तो दे ही रही है उतना, और खर्चे के लिए उतना पर्याप्त है। जो एडिशनल खर्चे हैं हमारे, उसके लिए पढ़ा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट भी है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, भाई हमारा इंटरेस्ट है, अपना मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तब भी लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी।
वही चीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो सेटल होना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसीलिए आपको समझाया जाता है इतना कि भैया इधर थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लो, आगे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इधर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे तो आगे बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। 10 घंटे करोगे काम ना, 12 घंटे करोगे, कुछ नहीं होने वाला। हमने खुद देखे हैं, लोग हमारे गांव में भी बहुत हैं, कंपनियों में फैक्ट्रियों में बात, ठीक है, काम करने जाते हैं, मतलब आप पूना गए हैं, कहीं कहीं गए हैं, अब वहाँ गए, अब कहते हैं कि यहाँ आते हैं बड़े भौकाल में, अरे 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, ओवर टाइम कर लेते हैं 12,000 हो जाती है। अब सोचिए कितने भौकाल में बता रहे हैं, 10,000 पा रहे हैं, ओवर टाइम कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बहुत मिल कितना रहा है 2,000 मात्र। अब बड़े भौकाल से सीना चौड़ा करके बता रहे 12,000 हो जाती है, 2 घंटे मेहनत कर लेते हैं या 4 घंटे मेहनत कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है उस 4 घंटे में, ठीक है, हमारे शरीर का कितना नुकसान हुआ। पहली चीज़, जब हम ओवर करते हैं किसी चीज़ को तो शरीर को नुकसान होता है। दूसरी चीज़ है, उस 4 घंटे में हमने कंपनी के मालिक को कितना फ़ायदा दे दिया, कम से कम 2 करोड़ का फ़ायदा दिया होगा, तब उसने 2,000 बढ़ाए। समझ रहे हैं? तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही समझ जाएं, अगर हम मेहनत करें तो अपने लिए करें तो कुछ फ़ायदा होगा। समय निकल जाएगा, हम मेहनत बहुत करेंगे, किसके लिए करेंगे? दूसरों के लिए करेंगे कि भैया 3 घंटे बढ़ा देंगे वर्कआउट, कि मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, समय अच्छा मिल गया। लेकिन क्या होगा, फ़ायदा उसमें किसका होगा? दूसरे का होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर लोगों में भटकाव नहीं होता है, जिसमें भटकाव है, ठीक है, बाकी जिसमें होगा वो खुद समझ रहा होगा। अगर कहीं है आपके अंदर भटकाव तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, हो सकता है हमारे 1-2 शब्द ही आपकी लाइफ को कुछ कभी कभार, इसीलिए इतना बोला करते हैं, हो सकता है कोई बात हमारी बुरी लगे आपको, समझ रहे हैं? बस इसीलिए तो बोलते हैं, इसके लिए नहीं बोलते हैं कि भला लगे, अच्छा लगे। आपको कोई बात हमारी बुरी तो लग जाए कम से कम, क्योंकि गुस्सा तभी आती है, मोटिवेशन तभी जनरेट होता है जब बात किसी की बुरी लगती है, तब लगता है अच्छा अब दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए तो बोलते हैं, बहुत मीठा नहीं बोलते, इसीलिए इन सब शब्दों पे थोड़ा कड़वा इसीलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा सा फील करें। लेकिन फिर भी आप बेशर्म हैं, कुछ फील ही नहीं करते। कोई बात नहीं, कह लो भैया, गुरु हो, बुरा भी कह लोगे तब भी बर्दाश्त है। बुरा इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम जोर लगाएं एक बार, ठीक है। जितना ठोका पीटा जाता है, आप ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होती है। चलिए टाइम भी हो गया, आप आगे देखेंगे।